हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप लोग देख रहे हो अनित क्लासेस। देखिए, आज हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का जो है प्रकाश चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, हम लोग अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर और उपयोग दोनों सब हो गया है। ठीक है ना। तो अब देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन एक है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को क्या है, पश्च और दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो वाहनों में हम उत्तल, यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझना ये है कि नाम किसका ले रहा है, उत्तल का। क्यों? क्योंकि देखिए वाहन में दो दर्पण का उपयोग किया जाता है, एक उत्तल का भी, एक अवतल का। अवतल का हेडलाइट के रूप में, अवतल का साइड मिरर के रूप में। जो खिड़की के साइड में रहता है वो उत्तल दर्पण रहता है, और गाड़ी का जो हेडलाइट जहाँ लाइट रहता है आगे वहाँ पर अवतल रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसका बात कर रहा है, उत्तल का। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे वो देखिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, आंसर क्या लिखना है बच्चों, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, ये हम लोग उसका पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। तो क्या है कि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ये तो हम लोग को पहले से पता था क्योंकि पढ़ चुके हैं। तथा इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए ड्राइवर को अपने पीछे के बड़े क्षेत्र को देखने में आसानी होता है या आसान होता है, उसको इजी तरीका से देख सकता है। ठीक है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये है कि जैसे अवतल दर्पण का अगर हम लोग लें तो पीछे अगर दो ठो गाड़ी आएगा तो ये शीशा जो रहेगा उसका मिरर वो ढक जाएगा, तो ड्राइवर को और पीछे वाला गाड़ी आने वाला यहाँ नहीं दिखेगा। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है कि इसमें जो होता है छोटा छोटा साइज में बनता है और सब सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। जो भी यहाँ गाड़ी दिखेगा सब सीधा, और इसमें क्या गाड़ी उल्टा दिखेगा। क्या दिखेगा इसमें बच्चों, उल्टा दिखेगा। किसमें, अवतल में। इसीलिए अवतल का उपयोग साइड मिरर के रूप में नहीं करते हैं, क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, और इधर गाड़ी जितना भी पीछे रहेगा वो आसानी से यहाँ एडजस्ट हो जाता है और आसानी से दिखता है, तो ड्राइवर को आसान होता है देखने में। इसमें क्या होगा, दो ही गाड़ी अगर पीछे रहेगा तो ढक जाएगा, तो ये इसमें नहीं देख पाएगा पीछे और क्या है। इसीलिए इसका उपयोग ना करके इसका उपयोग करते, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है और इसमें छोटा बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, बोलता है कि स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार एवं कारण बताइए। ये 3 गो स्थिति दिया हुआ है, इसमें कौन सा दर्पण यूज होता है और क्यों करते हैं उसका कारण लिखना है। पहला क्वेश्चन ये कि किसी कार में अग्रदीप को क्या बोला जाता है, हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट। अभी जस्ट हम पहले ही इस क्वेश्चन में जिक्र कर रहे थे हेडलाइट के बारे में। तो हेडलाइट में दोस्त क्या होता है, हेडलाइट किसको बोलते हैं, जो गाड़ी का टॉर्च में आगे यूज किया जाता है। ठीक है ना, देखने के लिए। तो देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, अवतल का। इसीलिए देखिए पहला का आंसर क्या लिखे हैं कि अवतल दर्पण। वाहनों के अग्रदीप की जगह पर हम हेडलाइट लिख सकते थे। मैं प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरण पुंज को एक जगह, जैसे लाइट जो है अगर एक जगह पर जाए इस तरह से समांतर, ठीक है ना, इस जगह से निकले और समांतर किरण पुंज अगर इस एरिया पर पड़े, ठीक है ना, किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि लाइट इधर उधर ना हो, एक किरण एक जगह जमा होकर एक जगह समांतर पड़े। इसलिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों, अवतल दर्पण का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी वाहन का पार्श्व, या फिर पार्श्व मतलब बड़ा होता है, बड़ा, ठीक है, दृश्य दर्पण देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे। तो फिर यहाँ पर देखिए यही उपयोग करना होगा, उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, उत्तल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये देखिए नंबर 2 का जो आंसर होगा ये सेम यही होगा, इसीलिए यहाँ नहीं लिखे हैं। इसलिए नहीं लिखे क्योंकि पॉइंट नंबर 2 का जो आंसर होगा वो सेम टू सेम यही होगा। तो आप लोग यही देख के लिखिए अपना नोट्स में। ठीक है, अब नंबर 3 रहा तो नंबर 3 का हम यहाँ अभी जस्ट इसके बाद बताते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। सेकंड नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर यही है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है जस्ट। चलिए आगे वो क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग तब तक नोट करिए। देखिए नेक्स्ट में क्या है, ठीक है, उसमें क्या था, सौर भट्टी। सौर भट्टी में कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, और दूसरी बात है उसका कारण क्या है उपयोग करने का। उपयोग करने का कारण भी पूछा था, और क्या था,
आपका ये कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे। दोनों चीज़ पूछा गया था, उसमें कारण सहित पूछा है, तो फर्स्ट सेकंड नंबर में बोले कि सेम टू सेम वही आंसर होगा, उत्तल दर्पण का होगा और उसके बारे में कारण वही लिखाएगा, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण, इसमें सौर भट्ठी में क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेगा। पहला क्वेश्चन आंसर हो गया अवतल दर्पण का। अब क्यों करेंगे इसका कारण दे रहे हैं, क्या है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको एक जगह केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको केंद्रित करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये हो गया इसका कारण। और दर्पण कौन सा यूज कर रहे हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। उसका आंसर कंप्लीट हो गया। आगे इसमें क्या है कि फिगर बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा हम लोग को कि ध्रुव किसको कहते हैं, वक्रता केंद्र किसको कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फिगर के सहित से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर तो आप लोग को दिख रहा होगा, बाकी इसके बारे में लिखेंगे बाद में, पहले फिगर को समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले अभी हम बताए थे कि उससे पहले हम लोग कि देखिए इस तरह से जो होता है ये उभरा हुआ रहेगा तो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, और अगर ये ऐसे रहेगा, ये धंसा हुआ रहेगा तो अवतल दर्पण। तो यहाँ आपको जो फिगर में दिख रहा है वो देखिए इस तरह से धंसा हुआ है दोस्तों। तो धंसा हुआ है अगर, तो ये बाहरी उभरा हुआ भाग में क्या कलर किया हुआ है, तो बाहरी भाग में जो कलर किया हुआ है वो हो गया अवतल दर्पण, क्योंकि ये अंदर का भाग देखिए धंसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए सबसे पहले दर्पण का नाम हम लोग ले लिए, ठीक है। इस दर्पण का हम लोग नाम ले लिए। कौन सा नाम है, क्या नाम है, देखिए एक एम है और एक एन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए क्या है, ये दर्पण का एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ बीच में होगा। देखिए ये बीच का भाग है, ये दोनों तरफ का बीच भाग यहाँ पर है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट हो गया। तो इस सेंटर पॉइंट को हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको पोल इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन गया है यहाँ पर जो एकदम, ये देखो इसको जो सेंटर को जो क्रॉस करता है इसका नाम क्या होता है, प्रधान अक्ष। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं प्रधान अक्ष, यहाँ ऊपर में करके लिख दे रहे हैं, ठीक है। या मुख्य अक्ष, इसका नाम क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष, ठीक है दोस्तों, इसका नाम हो गया मुख्य अक्ष। कौन वाला लाइन, ये लाइन जो सेंटर को क्रॉस कर रहा है। और इस वाला लाइन को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, या इसको बोलते हैं फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, ठीक है। इसको फोकस बिंदु कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये अगर यहाँ से यहाँ तक का ले लेते हैं पॉइंट, ये दूरी ले लेते हैं तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। और सिर्फ अगर इसको लेंगे तो वक्रता केंद्र होगा। सिर्फ सेंटर को लेंगे तो वक्रता केंद्र, दोनों तरफ से बात होगा, ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ठीक है। ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो फिगर में हम लोग ये बना के दिखाए हैं कि देखिए किधर से कटता है। तो ये मुख्य फोकस यहाँ पर अभी फोकस दूरी को निकालने के लिए ये हम पॉइंट लिए हैं फोकस बिंदु को, ठीक है ना। फोकस बिंदु को निकालने के लिए ऐसे ये फिगर नहीं बनाते हैं। अगर डायरेक्टली हम ये लिखते थे यहाँ पर करता त्रिज्या दिखाते तो हम ये साइड में अपनी फिगर बना के आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला बात क्या है, किसका नाम क्या है और किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो वक्रता, ये जो आपका दर्पण है, तो ये आपका बीच वाला पॉइंट जो यहाँ से क्रॉस होके गया है, जो सेंटर पॉइंट को काट रहा है, दर्पण को जो सेंटर पॉइंट को काट रहा है, जो बीच मिडिल पॉइंट को काटता है, मध्य भाग को जो काट रहा है, इसको प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं दोस्तों, देखिए वक्रता त्रिज्या कहेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी लेंगे उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, देखिए ये है एक्चुअली में किस टाइप का है, ये देखिए इस तरह से गोल दर्पण है, इसको हम लोग ऐसे कटिंग कर दिए हैं। इसमें देखिए इस भाग में बनाए हैं, ये वाला कलर भाग किया हुआ है देखिए, और इसी पर बना है यहाँ पर, ये देखिए ये सेंटर भाग, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, है ना दोस्तों। तो ये वाला भाग हो गया ध्रुव, इसको ध्रुव कहते हैं। अब देखिए कहने का मतलब अगर एक आपका एक गोला है, गोलीय है इस टाइप का, ठीक है ना, अगर गोलीय है तो बीच वाला भाग को आप क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। तो यही केंद्र जो बनता है वो वक्रता केंद्र बनता है। क्या बनता है, वक्रता केंद्र, ये पॉइंट गोलीय वाला, ठीक है ना, गोल का बीच वाला भाग को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वृत्त में इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या।
ये दूरी को त्रिज्या कहा जाता है, लेकिन इस पॉइंट को वक्रता केंद्र कहा जाता नहीं, पॉइंट वाले को केंद्र कहा जाता है, इसको वक्रता त्रिज्या। तो जस्ट यहाँ पर वही है, अगर इसको हम ऐसे गोल कर दें, इस टाइप से गोल बना दें ये, तो ये आपका एक गोलीय दर्पण बन जाएगा दोस्तों। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। यही चीज़ को समझना है, ठीक है। तो फिगर में, सिंपल फिगर में समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो देखिए समझिए यहाँ पर, तो आप देखिए इस चीज़ को हमने यही इसी फिगर को यहाँ पर सिंपल में बना दिए हैं। जैसे ये हो गया आपका दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण। यहाँ आप लिख सकते हैं अवतल, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है ना। इसका दर्पण नाम है, कौन सा दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण। तो देखिए आप देखिए यहाँ से इस सेंटर को इसको ऐसे गोला ले सकते थे, ऐसे गोला हम बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी हो गया, यही तो सी से यहाँ तक का दूरी है, इसका नाम है वक्रता त्रिज्या। लेकिन अगर इस मिडिल पॉइंट को बोला जाए, अगर इस पॉइंट को बोला जाए, तो इसका नाम है वक्रता केंद्र। क्यों, क्योंकि एक वृत्त अगर सेंटर बोले तो वक्रता ये हो गया, क्या हो गया, केंद्र हो गया। और अगर इसको हम लोग खींच दें तो ये क्या हो गया दोस्तों, त्रिज्या हो गया। दोनों में डिफरेंट होता है, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे इसको, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा था, ठीक है। थोड़ा अब हम इसको आप लोग को दूर से दिखाते हैं। तो देखिए अब दूर से देखिए आपको सब, अब यहाँ पर जो हमने जितना बताया भी बस उसी का यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मुख्य फोकस और फोकस दूरी छूटा हुआ, क्योंकि जगह कम था तो फिर बाद में इसमें लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, ये तो फिगर में समझाएं कि देखिए ये एक आपतित किरण है, आपको यहाँ पर समझना है। ये आपका एक आपतित किरण आ रही है, और ये है आपका आपतित किरण। फिर यहाँ से टकराने के बाद जो वापस लौटती है उसको कौन सा किरण बोलते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण। तो यहाँ भी आपतित किरण है, फिर यहाँ से वापस लौटा परावर्तित किरण। और जब ये दोनों एक जगह पर मिलता है, देखिए ये पॉइंट यहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट को यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, तो ये पॉइंट जो मिल रहा है इसको जो एक जगह पर कटता है, जिस बिंदु पर कटता है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं दोस्तों, फोकस बिंदु। मतलब आपतित किरण आने के बाद, जो टकराने के बाद परावर्तित किरणें जहाँ पर मिलती है एक दूसरे को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहा जाता है दोस्तों। इसको फोकस बिंदु कहा जाता है। प्रधान अक्ष किसे कहेंगे, जो मुख्य अक्ष कहा है, इसको प्रिंसिपल लाइन बोला जाता है। तो ये लाइन क्या है, जो आपका अवतल दर्पण, जो ये परावर्तक सतह है, उसका जो केंद्रक से और सी को जो मिलाने का काम करता है, मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने का जो काम कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। क्योंकि देखिए यही लाइन है जो सी से होते हुए पी तक जाता है, तो यही इसी लाइन को मिलाने वाले अक्ष को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बन गया कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष को परिभाषित करें। मुख्य फोकस भी हो सकता था, फोकस बिंदु भी हो सकता था, और फोकस दूरी हो सकता था। क्वेश्चन इसमें और होता तो जगह कम था तो क्वेश्चन कम बनाए, ठीक है। तो अब देखिए इसको आंसर हम लोग कैसे देंगे, क्या है, ध्रुव लिख करके अंडरलाइन डेश दिए। तो फिगर के जरिए से तो हम लोग समझ गए कि कैसे है। ध्रुव किसको कहते हैं, जो परावर्तक सतह है उसका बीच वाला पॉइंट को, मतलब जो शीशा है उसका बीच वाले पॉइंट को हम लोग ध्रुव कहेंगे। तो कैसे लिखेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। मतलब दर्पण का जो परावर्तक सतह का जो केंद्र होगा, जो मिडिल पॉइंट होगा, जो बीच का पॉइंट होगा, केंद्र मतलब क्या होता है, बीच होता है, को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। तो ये तो समझ गए। अब है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसको कहेंगे दोस्तों, तो अब देखिए वक्रता केंद्र अभी हम बताएं कि एक वृत्त है, बीच वाले पॉइंट को हम लोग कहेंगे वृत्त का केंद्रक। लेकिन अगर हम लोग त्रिज्या ले तो उसका लंबाई लेंथ लेना पड़ता है ना दोस्तों। तो अब देखिए यहाँ क्या करना पड़ता है, वक्रता केंद्र जो हम लोग देंगे आंसर, वो गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है। जस्ट हम बताएं दोस्तों, इस तरह से गोले का भाग होगा। कैसे होगा दोस्तों, गोले का भाग होगा। देखिए इस तरह से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या करना है, एक गोले का भाग होता है। देखिए एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र को, देखिए इस गोले का केंद्र कहाँ होगा दोस्तों, ये होगा। केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है, इसका नाम दे दिया वक्रता केंद्र, इसी में बनाया गया है, ठीक है। ये आपका एक अवतल दर्पण हो गया इस तरह से दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका वक्रता केंद्र, लेकिन अगर यही खींच दे लंबाई तो वक्रता त्रिज्या हो गया। तो वही बोला कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर क्या लिखेंगे, दर्पण के ध्रुव,
दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कहाँ, ये बीच वाले पॉइंट को ध्रुव, और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, बीच की दूरी को, तो यहाँ पर देखिए वक्रता केंद्र कौन है दोस्तों, ये है सी, तो इसके बीच वाले दूरी को क्या कहेंगे दोस्तों, दूरी को वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कहाँ से, तो ये दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के दूरी को, ये बीच वाले दूरी को, इस बीच वाले दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, तो वक्रता केंद्र कौन है दोस्तों, ये और ये, तो यही ना लाइन गया है जो मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो वीडियो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो हम अपने तरफ से बहुत कोशिश किए हैं आप लोग को कि समझ में आ जाए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, और लाइक और शेयर करने तो बिल्कुल नहीं भूलें आप लोग। ठीक है, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आगे हम लोग और देखते हैं, इसमें मुख्य फोकस दूरी और सब छूटा हुआ है इसमें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब यहाँ समझने की कोशिश करिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझेंगे, ये फिगर को मिटाते हैं क्योंकि इस तो फिगर इसी के अनुसार बनाना होगा। जैसे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं फिगर में काम आ रहा है कि नहीं। क्या है, दर्पण के मुख्य फोकस से क्या समझते हैं। तो चलिए दर्पण के मुख्य फोकस से क्या समझते हैं, देखिए फिगर में, दूसरा फिगर में समझाते हैं आप लोग को। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, दर्पण का फोकस बोला, मुख्य फोकस का बात कर रहा है। फोकस दूरी अलग होता है, मुख्य फोकस अलग होता है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है ये, इसीलिए आप इसको हल्के में ना लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, फोकस दूरी पूछा जाता है एग्जाम में, टर्मिनल एग्जाम में, फाइनल में भी आ जाता है। ठीक है, तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, देखिए समझिए। सबसे पहले एक दर्पण मान लेते, क्या है, एक दर्पण है, तो इसमें क्या बोला गया कि मुख्य अक्ष के समानांतर, तो मुख्य अक्ष कौन है दोस्तों, अभी समझाएं, जो दर्पण का बीच वाले पॉइंट से होते हुए, जैसे ये दर्पण हो गया, तो इसके बीच से जो क्रॉस करता है यहाँ, ये हो जाता है आपका मुख्य अक्ष। कौन हो जाता है, ये लाइन मुख्य अक्ष कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, तो इसके समानांतर कौन चलेगा, यहाँ एक कोई किरण होगा जो इस टाइप का चलेगी। ठीक है, देखिए समानांतर कौन होता है, जो सीधा सीधा दोनों साथ साथ चले। तो मुख्य अक्ष मेरा ये हो गया, इसका नाम क्या है, मुख्य अक्ष। क्या नाम है दोस्तों, मुख्य अक्ष नाम है। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें, तो ये चलने वाली किरणें हैं। ऐसे हम बोले तो कौन सा किरणें हैं, आपतित किरण बोल सकते हैं इसको दोस्तों, आपतित किरण भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपतित किरण इधर से चल रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर, तो परावर्तन के बाद मान लेते इस तरह से क्रॉस हो गया, क्यों क्रॉस हुआ, इधर से गया और यहाँ से ये इस तरह से परावर्तित हो गया, क्योंकि दर्पण से टकराएगा, शीशा में जब मारिएगा तो लाइट तो रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो यहाँ से देखिए टकराने के बाद इस तरह से देखिए आपका रिफ्लेक्ट किया, जिसको बोलते हैं परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कौन है दोस्तों, ये वाला लाइन, मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब इस जगह पर मिलते हुए प्रतीत होती है, क्योंकि ये लाइन पर मिलते हुए प्रतीत होती है, यही मुख्य अक्ष कहलाता है, सॉरी मुख्य फोकस कहलाता है। इसी का नाम है दोस्तों मुख्य फोकस। क्या नाम है दोस्तों, मुख्य फोकस। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि मुख्य फोकस किसको कहा जाता है। तो अगर आप फिगर में समझ गए तो ये तो आपका चुटकी में आप इसको लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। देखिए इसको लिखने से आप क्या कि उसको आप फिगर से समझ गए तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, जो हमने बोला बिल्कुल वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मिलती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के इस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। अब फोकस दूरी क्या है, तो देखिए समझिए, अब ये ध्रुव यहाँ पी हो गया, ध्रुव और ये क्या है, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, यहाँ वाली दूरी को फोकस दूरी क्या कहेंगे दोस्तों, फोकस दूरी कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ा आ रहा है समझने में दोस्तों, इसलिए चीज़ों को समझिए, जितना चीज़ों को समझिएगा उतना लिखने में आपको इजी होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो सिर्फ आंसर लिखा करके हो जाता है कंप्लीट, क्योंकि बुक में भी तो आंसर छपा हुआ है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो फोकस दूरी किसे कहते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक जरूर करें दोस्तों आप लोग। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं दोस्तों, फोकस दूरी क्या है, मुख्य अक्ष पर
ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, तो ध्रुव किसको बोलते हैं दोस्त, जो आपका दर्पण होता है बीच वाले पॉइंट को ध्रुव कहते हैं। और मुख्य फोकस कहाँ है दोस्त, यहाँ पर, ठीक है, ये कटा हुआ पॉइंट, इसके बीच वाली दूरी को देखिए, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी बनेगा दोस्तों, ये दूरी जो बनेगा, इसी दूरी को तो फोकस दूरी कहा जाएगा, इसी को कहा जाएगा फोकस दूरी। तो इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो बहुत ही इजी है, कोई बड़ा हार्ड नहीं है, ठीक है, आप लोग इजीली इसको समझ गए होंगे। आवर्धन, आवर्धन की बात यहाँ पर कर रहा है। अब आवर्धन क्या, एक नया नाम हो गया, आवर्धन है क्या, तो इसको हम लोग देखिए एम से डिनोट करते हैं। आवर्धन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ लिख भी दिए हैं, एम, स्मॉल एम से इसको लिखते हैं। आवर्धन बोलते हैं किसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो हम लिखे हैं यहाँ पर जो अंडरलाइन दिए, मतलब ये क्वेश्चन बन गया। आवर्धन किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करें। जैसे मुख्य फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन मानिए, इधर आंसर, ठीक है। तो आंसर देखिए क्या है, किसी गोलीय दर्पण, जितना भी दर्पण बनाते हैं सब जितना है सब ही गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब का जो आकार होगा, कहने का मतलब अगर दर्पण यहाँ पर है दोस्तों, अगर ये शीशा है, अगर आप खड़ा होइएगा इस जगह पर, तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ आपका इमेज बनेगा, आपका फोटो तो बनेगा ना दोस्त। यहाँ पर कहाँ पर बनेगा, ये आपका बनेगा दर्पण में। दर्पण किसको बोलते हैं दोस्त, शीशा को। तो अगर आप शीशा के सामने खड़ा होइएगा तो आपका तो फिगर बनेगा ही। तो वही बोला जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, या फिर उसका ऊंचाई जो हाइट बनेगा, ठीक है, तथा वस्तु के आकार का, ठीक है, वस्तु के आकार या फिर ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वस्तु खड़ा है, मान लो कोई आदमी यहाँ खड़ा है, अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है और ये शीशा के सामने में, तो शीशा के अंदर भी तो यहाँ बनेगा आपका इमेज, यहाँ भी तो बनेगा दोस्त। तो यहाँ जो इमेज बना सो, और जो यहाँ आदमी खड़ा है सोती है, तो कोई वस्तु हो गया। मान लीजिए एक छड़ी ले लीजिए, एक डंडा यहाँ पर खड़ा कर दीजिए, और यहाँ शीशा रखिए, शीशा के सामने भी तो डंडा यहाँ पर इमेज बनेगा। तो वस्तु कौन हो गया, जो सामने में खड़ा है। इमेज कौन हो गया, प्रतिबिंब किसको बोलेंगे, जो यहाँ पर आपका शीशा के अंदर बना, जो आपका दर्पण में बना। तो वही कह रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कहाँ होगा दोस्तों, ऊपर, जो आपका दर्पण में बनेगा। नीचे क्या होगा दोस्तों, वो होगा जो वस्तु होगा। वस्तु की जगह कुछ भी हो सकता है, आदमी भी हो सकता है, बेंच, टेबल, छड़ी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आवर्धन का एक फॉर्मूला बन गया आपका, प्रतिबिंब की दूरी बट्टा वस्तु की दूरी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर जो फिगर में बनेगा शीशा के अंदर, सो उसका दूरी हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो शीशा के बीच की जो दूरी, जो वस्तु खड़ा रहेगा, उसका दूरी को हम लोग क्या, अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। यहाँ देखिए आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, और क्वेश्चन आप लोग को बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, आप लोग को हम बनवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। फॉर्मूला क्या, -v/u। तो ठीक है, तो कैसे इसको पढ़ेंगे, किसी गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब के आकार या ऊंचाई, आकार बोले या ऊंचाई, सेम चीज है, उसको किससे डिनोट करेंगे, प्रतिबिंब को किससे डिनोट करेंगे, h2 से, ठीक है, तथा वस्तु के आकार या फिर ऊंचाई, वस्तु के आकार को, वस्तु के क्या चीज से डिनोट करेंगे दोस्तों, 1 से, ठीक है, h1 से, के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते थे, h2/h1, ऐसे भी लिख सकते थे। तो h2 क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 क्या हो गया दोस्तों, वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि यहाँ इसीलिए ब्रैकेट में लिखा गया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो शेयर नहीं करिएगा तो फिर और दोस्तों लोग को कैसे पता चल पाएगा कि यहाँ तैयारी हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्या है। आप देखिए अपवर्तन के बारे में, हम लोग प्रकाश के बारे में भी कुछ पढ़े, परावर्तन के बारे में पढ़े, आप अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्तन होता क्या है, अपवर्तन है क्या। तो क्या होता है कि अपवर्तन पूछे आपसे कि अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप आंसर आप क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है, वही परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों।